विद्यार्थियों और दर्शकों, हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और मुझे उम्मीद है आप इस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। और आज मैं ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का अगला सेक्शन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज की टेस्ट सीरीज़ में शामिल किए गए हैं। आज की टेस्ट सीरीज़ का पहला प्रश्न आप देखिए, सामान्य सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त होती है कहाँ से? प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? चार ऑप्शन है, कुड्डीमल्लम, संगनकल्लू, मथुरा और गांधार। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ, प्राचीनतम जो लिंगोद्भव मूर्ति है वो गुड्डीमल्लम से प्राप्त हुई है। और ऐसे ही प्राचीनतम पाषाण लिंग संभवतः जिनकी पूजा की जाती रही होगी मध्य प्रदेश में रीवा से मिलते हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति कहाँ से मिली है। तो सही जवाब है गुड्डीमल्लम। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और आपको ये भी पता है कि भारत में पहली मानव पूजित प्रतिमाएं किसकी हैं? भारत में पहली मानव पूजित प्रतिमाएं किसकी हैं? मानव पूजित प्रतिमाएं, तो ये आपको पता है भगवान बुद्ध की हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। और आइए देखते हैं आज की टेस्ट सीरीज का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूसरा प्रश्न भी पाषाण काल से है और वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा पूरा पाषाण काल का औजार नहीं है? इनमें से कौन सा एक पूरा पाषाण काल का औजार नहीं है? इस प्रश्न में वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, ध्यान रखिएगा। और सही जवाब है खुरचनी। खुरचनी किसी भी दशा में पूरा पाषाण काल का औजार नहीं है। तो अब एक बात ये आती है कि क्या ये बाकी के तीन औजार जो हैं वो क्या पूरा पाषाण काल से संबंध रखते हैं? तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। हाथ की कुल्हाड़ी, इसको हिंदी में, इंग्लिश में कहा गया है, माफ़ी चाहता हूँ, हैंड एक्स। इसके लिए एक शब्द और आता है, हस्त कुठार। आपने पढ़ा होगा दक्षिण भारत का हैंड एक्स कल्चर या दक्षिण भारत की हस्त कुठार संस्कृति के बारे में। तो एक बात ये हो गई कि हाथ की कुल्हाड़ी हो या हैंड एक्स हो, वो दक्षिण भारत से संबंधित है, पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अब बचे आपके पास ये गंडासा और खंडक। तो आप अगर ध्यान दें तो सोहन संस्कृति जो उत्तर भारत की है, सोहन संस्कृति, इसमें आपने एक टर्म पढ़ा होगा, चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर। चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर। चॉपर इट मीन्स गंडासा। आप ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा गया है आपसे कि यूनिफेशियल या बाईफेशियल। तो आप ये ध्यान रखिएगा, यूनिफेशियल, एक तरफ धार होती है। गंडासा आपने देखा भी होगा। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये चौपड़ शब्द आया है। और ऐसे गांव में एक शब्द यूज़ होता है चापड़, गणासे के लिए एक शब्द यूज़ होता है चापड़। फिलहाल गणासे के लिए चौपड़ शब्द आया है। और एक बात यह है, खंडक, खंडक का मतलब किसी भी चीज़ को क्रश करने के लिए, क्रश करने के लिए शब्द आया है खंडक। खंडक के लिए एक शब्द है पेबल। पेबल का मतलब हुआ पत्थरों के वो टुकड़े जो नदियों के प्रवाह से, वो पाषाण खंड जो नदियों के प्रवाह से घिसते घिसते गोल मटोल हो गए। तो
इन्हें खंडक कहा गया है, पेबल कहा गया है। ये किसी भी चीज़ को क्रश करने के लिए या तोड़ने के लिए काम आते थे। तो आप ध्यान रखिएगा, हैंड एक्स, चॉपर और पेबल, इट मीन्स कि हाथ की कुल्हाड़ी, गणासा और खंडक ये पुरापाषाण काल का हथियार है, और खुरचनी ये पुरापाषाण काल का हथियार नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन 3 कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस यूनानी लेखक ने सैंड्रोकोटस, इट मीन्स सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य एवं अलेक्जेंडर सिकंदर की मुलाकात का विवरण दिया है? 4 ऑप्शन है, जस्टिन है, प्लिनी है, मैगस्थनीज है और स्ट्रैबो है। इस प्रश्न में सही जवाब है जस्टिन। इस प्रश्न में सही जवाब है जस्टिन। ध्यान रखिएगा, जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर इट मीन्स सिकंदर की मुलाकात का विवरण देता है। आइए मैं आपको कुछ और डिटेल देता हूँ। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, दो इतिहासकारों ने इट मीन्स जस्टिन और दूसरे हैं प्लूटार्क। इन दोनों यूनानी इतिहासकारों ने अलेक्जेंडर और सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात का विवरण दिया है। और दोनों स्टेटमेंट भी आप याद रखिएगा। स्टेटमेंट क्या है? प्लूटार्क क्या लिखता है कि वो नंदों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर यानी सिकंदर से मुलाकात की थी। एक बात यह है, जबकि जस्टिन क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की स्पष्टवादिता से नाराज होकर सिकंदर ने उसको मारने का आदेश दे दिया, लेकिन वो सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य भाग निकला और उसने अपनी जान बचाई। आपको ध्यान रखना चाहिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो इतिहासकारों ने, जस्टिन और प्लूटार्क ने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात का विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर है और वो ये कह रहा है कि गजारोही प्रकार की मुद्राएं किस गुप्त शासक ने चलाई या प्रवर्तित की? सबसे बड़ी बात यह है गजारोही। गजारोही का मतलब है हाथी पर सवार। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। पहला ऑप्शन स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त प्रथम है और चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो इसमें सही जवाब है कुमारगुप्त प्रथम। ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने गजारोही प्रकार की मुद्राएं जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देखिए, राजपूत काल का प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है अग्निकुल राजपूत समूह को पहचानिए। आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि 4 राजपूत वंश वशिष्ठ के अग्निकुंड से पैदा हुए थे। अब इसमें वो 4 कौन हैं? तो पहले आप ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन पढ़िए, प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चाहुमान। प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चाहुमान। तो ये पहला ही ऑप्शन सही है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी ऐसे भी पूछा गया है कि ये बताइए कि कौन सा वंश इस अग्निकुल में शामिल नहीं है। तो अब यहाँ पर जैसे विशेष तौर पे 2 बातें हैं। एक, चंदेल वंश शामिल नहीं है। चंदेल वंश शामिल नहीं है, इट मीन्स चंदेल वंश को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो सारा विकल्प अपने आप ही, सेन वंश नहीं है, यहाँ पर देखिए गढ़वाल वंश नहीं है, तोमर नहीं है, यहाँ पर जब चंदेल नहीं है तो ऑलरेडी यहाँ पर ये विकल्प भी अपने आप कट जा रहा है। तो सही जवाब है आपके पास प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चाहुमान। चाहुमान इट मीन्स चौहान। एक बात और आपको बता दूं, एक बार प्रश्न ऐसे भी आया है कि वशिष्ठ के अग्निकुंड से सर्वप्रथम किस वंश की उत्पत्ति हुई? तो वो थे प्रतिहारीय, क्रम से ही लिखा हुआ है। और सबसे अंत में कौन आए? तो सबसे अंत में आए चाहुमान। चाहुमान का मतलब है 4 भुजाओं वाला, ऐसा मान सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। मध्यकालीन इतिहास का अगला प्रश्न कई बार पूछा गया नेट में, यूपीएससी में
और फिर अलग अलग स्टेट लेवल की टीचर्स की परीक्षाओं में पीजीटी में पूछा गया है। और वो ये कह रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा संकलित पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी किस नाम से जानी जाती है? तारीख़ मोहम्मदिया, ख़ानदान मोहम्मदिया, नाट मोहम्मदी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और फाइनली मैं आपको बता दूं, छात्रों को अक्सर करके कन्फ्यूज़न हो जाता है तारीख़ मोहम्मदिया, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि तारीख़ मोहम्मदिया नहीं है और सही जवाब है आपका नाट मोहम्मदी। नाट मोहम्मदी ये सही जवाब है। और हमेशा ध्यान रखिएगा दो प्रश्न, दोनों प्रश्न आपस में अटैच्ड हैं। एक तो पैगंबर साहब की जीवनी किस नाम से जानी जाती है, वो है नाट मोहम्मदी, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। एक प्रश्न और मेरे जहन में है और वो शायद अगला ही प्रश्न है, उसको देख लीजिए। वो ये कहता है कि जहां आरा बेगम ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किस नाम से लिखी? या फिर कभी कभार इस तरह से आया है कि मुनिस अल अरवाह क्या है, किसने लिखा? फिलहाल आइए देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, दोनों क्वेश्चन कोरिलेटिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया, शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने मुनिस अल अरवाह, ध्यान रखिएगा, मुनिस अल अरवाह नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक किस सूफी का जीवन चरित्र है? तो सही जवाब है आपके सामने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जीवन चरित्र है मुनिस अल अरवाह। और लिखने वाली कौन है? वो है जहां आरा। लिखने वाली कौन है? वो है जहां आरा। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, ओवरऑल नाट मोहम्मदी, जियाउद्दीन बर्नी, जहां आरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मुनिस अल अरवाह। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 भी दिल्ली सल्तनत से ही जुड़ा हुआ है और वो ये कह रहा है कि किस सुल्तान ने नायब मुमालिकात के रूप में तुर्की अमीर एतगीन की नियुक्ति की? किस सुल्तान? इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि नायब मुमालिकात का पद किसके समय सृजित हुआ? तो फिलहाल मैं आपको पहले ये बता दूं कि सही जवाब इसमें बैराम शाह है। और बैराम शाह ने एतगीन की नियुक्ति सर्वप्रथम नायब मुमालिकात के रूप में की। आप ध्यान रखिएगा, एक बड़ी बात यह है, नायब मुमालिकात, इसका मतलब है सुल्तान का प्रतिनिधि। ये सुल्तान तो नहीं था नायब मुमालिकात, लेकिन सुल्तान के अधिकारों का प्रयोग करता था। पहली बात, बैराम शाह को इसी शर्त पे सत्ता सौंपी गई थी कि वो सुल्तान तो रहेगा लेकिन सुल्तान के अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा। इट मीन्स कि केवल वो नाम मात्र का सुल्तान रहेगा। और इस पद पर सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति हुई? तो एतगीन की नियुक्ति हुई। एतगीन की नियुक्ति किसने की? बैराम शाह ने की। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बन गए कि नायब मुमालिकात का पद किसके समय सृजित हुआ? तो बैराम शाह के समय सृजित हुआ। इस पद पर सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति हुई? तो आप देख पा रहे हैं एतगीन की नियुक्ति हुई। और सुल्तान के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद कौन सा था? तो वो है नायब मुमालिकात। प्रश्न संख्या 9 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। विश्व में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का श्रेय किसको है? विश्व में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का श्रेय किसको है? और अगर आपने यहाँ पर बाय द वे जल्दी में मोहम्मद बिन तुगलक लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का श्रेय चीन के शासक कुबलाई खान को है। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बार ये प्रयोग दुनिया में ईरान के शासक कैगातू खान ने किया। इट मीन्स कि नंबर 1 विश्व में पहली बार कुबलाई खान है, विश्व में दूसरी बार कैगातू खान है और भारत में पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक है। ये विश्व में पूछ रहा है, ये ध्यान देने की बात है, ये विश्व में पूछ रहा है। और भारत में अगर सांकेतिक सिक्के प्रचलित करने की बात आए तो भारत में मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है, भारत में। लेकिन अगर विश्व की बात कर रहा है तो विश्व में आपको हमेशा लगाना है कुबलाई खान। अगला क्वेश्चन देखिए। और फाइनली आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे।
प्रश्न दिखने में आसान सा लग रहा है कि दीन पनाह अर्थात मजहब का रक्षक, दीन पनाह अर्थात मजहब का रक्षक की उपाधि किसने ली? और ये जवाब अगर आप कहीं बाय द वे बाबर के पुत्र हुमायूं को समझ पा रहे हों तो मैं बता रहा हूँ ये जवाब गलत है। हुमायूं ने दीन पनाह नाम का किला बनवाया दिल्ली में, धर्म की शरण स्थली, लेकिन उसकी ये उपाधि नहीं है। और यहाँ पर सही जवाब है, ये उपाधि लेता है औरंगजेब का पुत्र कामबख्श। दीन पनाह अर्थात मजहब का रक्षक, इस उपाधि का प्रयोग किया औरंगजेब के पुत्र कामबख्श ने। ठीक है, तो आई थिंक इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिए। आपको तैयार करना भी चाहिए क्योंकि इसमें से हो सकता है कभी कभार एक आध प्रश्न रिपीट हो जाए। आज की टेस्ट सीरीज़ को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं और जल्दी ही हम लोग अगले टेस्ट पेपर को लेके मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।